चलो देखो ध्यान से, इस पे थोड़ा आपको एक समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो बीच में देखो आई है, आफ्टर टेकिंग हर टू द म्यूजियम, कौन ले गया? आई, मैं ले गया। आई ड्रॉप्ड हर एट हर होटल, किसने ड्रॉप किया? मैंने किया। यानी मैंने बीच में आई लगा दिया तो दोनों तरफ का काम चल गया। लेकिन देखो जरा ध्यान से, आईएनजी फॉर्म जहाँ आता है उनको हम याद करते हैं ना, कि जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस का फॉर्म देखो वहाँ पे बीइंग प्लस V3 याद रखो। आफ्टर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम, यानी म्यूजियम ले जाने के बाद किसे ले जाया गया होगा? यहाँ पर हर था, मैं उसको लेके गई हूँ ना, तो यानी कि आफ्टर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम किससे ले जाया गया? इस लड़की को। ध्यान रखना, हमें बीच में ऐसा सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा जो दोनों तरफ काम चला दे। मैंने आई इसलिए लगाया था क्योंकि म्यूज़ियम लेके मैं गई, होटल मैंने ड्रॉप किया। अब मैं कह रही हूँ म्यूज़ियम ले जाया गया किसको? तो शी को, तो इसी को ड्रॉप किया गया ना, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। आई ड्रॉप्ड हर का हो गया शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर होटल, और बाई मी लास्ट में लगा दिए। देखो आगे का भी पैसिव वॉइस बन गया, आफ्टर टेकिंग का भी बन गया, और ड्रॉप यानी सेकेंड फॉर्म वाला का भी बन गया। बीच में आई था, आई ही म्यूजियम लेके गया और आई ही उसे होटल ड्रॉप किया। अब यहाँ क्या कर दिया मैंने? बीच में शी कर दिया। क्या? शी को म्यूजियम ले जाया गया और शी को ही होटल ड्रॉप किया गया मेरे द्वारा, तो बाई मी लास्ट में लगा दिया मैंने। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वैसे ही आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द न्यू कोच, न्यू कोच से इंट्रोड्यूस करने के बाद उन लोगों ने मुझे एकेडमी भेज दिया, उन लोगों ने भेज दिया मुझे एकेडमी। क्या के बाद? आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, आईएनजी है तो मैंने बीइंग लगा दिया। आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, किसको इंट्रोड्यूस किया गया? मुझे, तो मैं आई को बीच में डाल दूं, मुझे किया गया। आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस टू द न्यू कोच, मुझे भेजा गया, तो आई वॉज सेंट कहाँ? टू द एकेडमी, और बाय देम लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं। देखो आगे का पोर्शन पीछे का पोर्शन दोनों का वॉइस चेंज हुआ, और बीच में जो आई था ये दोनों के लिए काम कर गया। देखो न्यू कोच से किसको इंट्रोड्यूस किया गया? आई को। किसे भेजा गया? आई को। दोनों तरफ का काम चल गया। देखो आप देखो ध्यान से, आई डोंट लाइक क्या? कि ये लोग ये काम मुझ पर करें, है ना? यानी पीपल टेलिंग किसको? मी व्हाट टू डू। तो मी और व्हाट टू डू दोनों ऑब्जेक्ट हैं, कि मैं ये काम पसंद नहीं करता कि लोग कहे तुम्हें क्या करना है। अब देखो आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी, आई डोंट लाइक आईएनजी, आईएनजी को याद करो, बीइंग टोल्ड बनेगा। बीइंग टोल्ड क्या? व्हाट टू डू। मी क्यों लगाए फिर से? भाई मुझे ही तो पसंद नहीं है, अब मुझे ही बोला जाएगा, तो मी एक बार आई में तो काम चली गया। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, और आपको पता है बाई प्लस पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो लोग ही बोलेंगे। इसे बाई प्लस पीपल, बाई देम, ये सब तो लगाते नहीं हैं। तो क्या बना? आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। वैसे ये देखो, ही डिडंट लाइक पीपल कॉलिंग हिम अ चीट, उसे पसंद नहीं था कि लोग उसे चीट बुलाए। ही डिडंट लाइक कॉलिंग, कॉलिंग का क्या हो जाएगा? बीइंग कॉल्ड क्या? अ चीट, और बाई पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं। ही डिडंट लाइक बीइंग कॉल्ड अ चीट। जहां पर भी आईएनजी आ रहा है हम बीइंग प्लस V3 लगा रहे हैं। देख लो, बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
आफ्टर बीइंग टेकन, हैविंग बीन टेकन, चलेगा। हम उसको क्यों चेंज करें अभी? यस, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? आई डोंट लाइक, क्या ये धर का बन रहा है ना, मुझे क्या पसंद नहीं है वो इसका बनेगा कि लोग कहे कि क्या करना है, तो इसका मतलब मुझे पसंद नहीं है, क्या किया जाए ये कहलाना, ये बताया जाना। ठीक है? हाँ, देखो ना, आई डोंट लाइक, लाइक के बाद दूसरा वर्ब जो आता है वो जेरेंट फॉर्म में आता है ना। सेकेंड वर्ब को जोड़ना है, कैसे कैसे जोड़ते हैं? इन्फिनेटिव से जोड़ते हैं, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से। अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट तो टू गो कहोगे, लेकिन आई अवॉइड तो कटिंग ट्रीज होता है। वर्ब एडवांस में पढ़ोगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है दूसरा वर्ब में, उसके बाद कनेक्ट करने वाले वर्ब में। तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे जेरेंट इन्फिनेटिव, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ क्या कहूँ आपको? कुछ नहीं कहूँगी। एक चीज़ तो सिखाया था, जहाँ पर भी आईएनजी देख रहे थे वहाँ पर बीइंग लगा रहे थे, जहाँ पे हैज हैव देख रहे थे वहाँ पे बीन लगा रहे थे। परफेक्ट में बीन और कॉन्टिन्यूस में बीइंग, बस उसी को तो खाली यूज़ किया है। अब आओ लास्ट पोर्शन में, लिख लो हेडिंग मिसलेनियस। नेक्स्ट आओ, ओवरकम, डोंट केव इन। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक तरह का एडवाइस है या सजेशन है। ऐसे
एडवाइस दिया जाता है कि उबरो उससे, उसमें आप टूटो मत। केव इन का मतलब होता है टूटना, बिखर जाना। फिर तो इसका होगा यू आर एडवाइज्ड टू ओवरकम, ये तो हो गया, लेकिन आगे लगाना पड़ेगा एंड नॉट टू केव इन। देखो नेगेटिव भी है ना साथ में, तो इसका मतलब हुआ यू आर एडवाइज्ड नॉट टू केव इन, है ना। टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, इसीलिए और कुछ नहीं कर सकते हैं, नॉट को पहले लगाना पड़ेगा। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, द रिजल्ट इज बीइंग, और याद रखना वेट फॉर मिलकर अवेट बनता है, इसलिए अवेटेड लगा दो। मतलब वेटेड फॉर नहीं लगा के हमने अवेट लगाया, क्योंकि वेट फॉर मिलकर अवेट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, केव इन है। केव इन का मतलब, केव का मतलब तो गुफा होता है, लेकिन केव इन का मतलब होता है टूट के बिखरना। मतलब आप कभी दबाव हो, कोई प्रॉब्लम में, आप टूट के मत बिखरो, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आओ, हु विल मैरी हर। देखो मैरी ऐसा वर्ब है कि एक्टिव वॉइस में मैरी कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, पैसिव वॉइस में टू लेता है, इसे ध्यान रखना। टू whom होगा, will she be married। लेकिन अगर यही कहोगे कि नहीं मैरिड के बाद टू लगाइए, क्योंकि मैरिड के साथ का टू है, नो इश्यू, टू whom हु में बन जाएगा। Who will she be married to, देखो ठीक है ना, टू whom नहीं तो who। मैरिड का टू अगर आगे लगाओगे तो आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, और ये whom जो है ना प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, फोर्थ, दे सेड, दे सेड। अब ध्यान से सुनो, जहां पर भी ऐसे शब्द आए ना, दे सेड, दे होप्ड, दे फेल्ट, दे नो, हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर अगर मैं कहूं वे लोग कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसा कहा जाता है। इसलिए जहां पर भी ऐसे सेंटेंसेस आए, मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस देती हूं इस तरह का। अगर लिखा आए दे सेड, तो कहोगे ऐसा कहा जाता था, इट वॉज सेड, है ना, बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं दे से, तो कहोगे इट इज सेड, है ना। अगर मैं कहूं वे उम्मीद करते हैं, दे होप, तो क्या कहोगे, इट इज होप्ड, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ध्यान रखना कैसे बनेगा। दे सेड का बन गया इट वॉज सेड, हो गया। अब दैट है और यू डिड दैट, ये देखो ये खुद ही सेंटेंस है, यू डिड दैट, तो इसका बनेगा दैट वॉज डन बाय यू। अब ये आगे का पैसिव बनाने के चक्कर में और पीछे का पैसिव बनाने के चक्कर में देखो दो दैट एक साथ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये
कंजंक्शन है और ये प्रोनाउन है। कंजंक्शन से हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, इट वॉज सेड और दैट वॉज डन बाय यू, ठीक है। और बाई चांस दो प्रोनाउन, दो दैट एक साथ आ गया, दो वर्ड जो एक जैसा लग रहा है एक साथ आ गया, राइट। नेक्स्ट आओ, इंडिया एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से सुनना। और हम गलत है, क्यों? सेंटेंस में कह रहा है इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, और हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड कि इंडिया के द्वारा जीत लिया जाएगा। यानी कौन उम्मीद कर रहा था? भाई इंडिया नहीं। पता है इसका एक्टिव वॉइस क्या होना चाहिए था? इसका एक्टिव वॉइस होना चाहिए था पीपल expected India to win the World Cup। अरे आपको पैसिव वॉइस जब चेंज करते हो ना तो मीनिंग सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो निकल रहा है कि इंडिया के द्वारा जीत लिया जाएगा, यही उम्मीद की जा रही थी। तो कौन उम्मीद कर रहा था? लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि बाय पीपल, इसका मतलब क्या हुआ? द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय इंडिया, है ना। वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय इंडिया। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इंडिया उम्मीद कर रही थी, कोई और नहीं, इंडिया खुद। इसका बनेगा इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया। अब आया इंडिया उम्मीद कर रहा था टू विन द वर्ल्ड कप। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया, अब सेम मीनिंग रहा, ठीक है। अब मीनिंग सेम हुआ, इसीलिए ये लिखने के बाद आपको एक लाइन ज़रूर लिखना चाहिए कि वॉइस चेंज करते वक्त ये ध्यान रखें कि अर्थ परिवर्तित ना हो। लिखो, वॉइस चेंज करते वक्त ये ध्यान रखें, while changing the voice remember that वाक्य का अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। The meaning of this sentence should not change. The meaning of this sentence should not change. Last आओ, the Greeks expected to conquer Carthage। इसका आपको दो ऑप्शन देगा। पहला देगा
देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ग्रीक्स उम्मीद कर रहे थे कि वो कार्थरेज पर कब्जा कर लेंगे। ग्रीक्स उम्मीद कर रहे थे। यहाँ तो ये लग रहा है कि उम्मीद की जा रही थी कि ग्रीक्स के द्वारा कार्थरेज पर कब्जा हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया या लोग उम्मीद कर रहे थे। भाई उम्मीद ग्रीक्स कर रहे थे तो होना चाहिए इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू कॉन्कर कार्थरेज, यानी मीनिंग चेंज नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चलो पैसिव वॉइस अच्छे से ख़त्म हो गया। और पैसिव वॉइस में अब आपका काम है, एक पैसिव वॉइस का बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप पैसिव वॉइस का बुक से 2017 तक के सारे क्वेश्चंस, 2018 तक के जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे अभी, ये जो स्टे वगैरह लग गया था उसके पहले जितने एग्ज़ाम्स हुए थे उसके सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड हैं। और उससे जितने टाइप्स निकाले जा सके सब टाइप निकाल के मैंने पढ़ा दिया। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। चलो हो गया। वोकैबुलरी में क्या कर रहे थे? खत्म कर लिए थे वोकैब में? कौन सा? अच्छा यहाँ पे आ गए थे हम। ये तो ख़त्म हो गया था। पूछो, ख़त्म हो चुका था। हो गया। पैसिव वॉइस का बुक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। रुक जाओ, आज रुक जाओ, आपको मैं मैसेज करवा देती हूँ। आपको पैसिव वॉइस का ऑनलाइन बुक मिल जाएगा। 1000 डिटेक्टिंग एरर तो होगा ही ना आपका, उसमें तो पढ़ा ही है। अब आ जाओ 9th नंबर में। सबसे पहला वर्ड जो है सुपरसीड। ध्यान रखना ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है। स्पेलिंग मिस्टेक में आपको क्या करेगा ना, सुपरसीड दे देगा। जैसे एक वर्ड है एब्स्ट्रूस, उसमें क्या करता है ना, CE दे देता है, जबकि वो SE होगा। यहाँ पर भी S होगा। जैसे एक वर्ड है ओकेजन, उसमें डबल S दे देता है। ध्यान रखना वो एक S होता है ना। सुपरसीड, देखो किसी चीज़ के सुपर होता है कोई दूसरा चीज़ तो क्या करता है, उसको हटा के उसकी जगह ले लेता है। यानी मान लो कोई कानून है और उसके बाद महसूस किया गया कि नहीं ये कानून सही नहीं है तो उसको चेंज किया जाता है। तो क्या होता है, जो नया कानून होता है वो सुपरसीड करके उसकी जगह लेता है। मतलब वो उससे सुपर है तो उसको हटा के उसकी जगह लेगा। दिस मीन्स टू रिमूव and take its place। जनरली ये लॉ वगैरह की बात होती है तब हम कहते हैं, कोई लॉ हो, कोई सेक्शन हो। नेक्स्ट वर्ड आओ सुपरसीलियस।
अगर हम खुद को सुपर माने ना तो हम सुपरसीलियस कहलाने लगते हैं। मतलब अपने आप को जो सुपर मानता है वो क्या करता है, घमंडी हो जाता है ना। इसीलिए सुपरसीलियस का मतलब है घमंडी, हॉटी, कंसीटेड, एरोगेंट। एक और था ना, ऑन हाई हॉर्स, देखो घमंडी जिसको कहोगे। नेक्स्ट आओ रूट, अब चलते हैं। मैंने ये दोनों को क्या किया, आपको सुपर से ही रिलेट करके पढ़ाया, हालांकि कोई रूट नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं अगर अपने आप को सुपर मानूं तो ये कहलाऊंगी, यानी घमंडी हो जाऊंगी। सुपर है कोई कानून तो दूसरे को क्या करेगा, रिमूव करके उसके ऊपर आ जाएगा, सुपरसीड, है ना। नेक्स्ट आओ रूट है एंथ्रो। जहां पर भी एंथ्रो देखो समझ जाओ मानव की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीन में आपको आगे का भाग और पीछे का भाग दोनों रूट दिखेगा, इसलिए मैं आपको 2-3 और वर्ड लिख दूं। पोडिया मतलब पैर होगा, ठीक है। देन यहां पर एक लॉजी वर्ड है जिसका मतलब पता ही है, स्टडी। और एक और वर्ड है फेजी जिसका मतलब है ईटिंग। तो ये 3 और रूट लिख लो ताकि हम दोनों को रिलेट करके जोड़ के बता सकें। इगोइस्ट सेल्फिश होता है हरमन। इगोइस्ट जो वर्ड होता है ना वो घमंडी नहीं होता, सेल्फिश होता है। आप लोग इगोइस्ट सोच लेते हो जिसमें ईगो है, नहीं। इगोइस्ट होता है जो अपने बारे में सिर्फ समझता है, सिर्फ सोचता है। अब आओ एंथ्रो और पोडिया मिलके बना है एक वर्ड एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड में वो जानवर आते हैं जिनका पोडिया यानी कि पैर इंसान की तरह हो। इसका मतलब क्या होगा, एप्स, मंकीज, चिंपैंजी, है ना। इसीलिए एंथ्रोपॉइड हो गया। जो भी हायर प्राइमेट्स हैं जो आप बायो में पढ़ते हो और इनमें आते हैं वही एप्स एंड चिंपैंजीज। ठीक है। नेक्स्ट आओ फोर्थ में एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी इज पढ़ाई और एंथ्रो इज मानव, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब देखो मानव में ही जो पढ़ाई करते हैं ना हम लोग, तो कभी कभी हम लोग मानव के नस्ल की पढ़ाई करते हैं, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी के साथ एक और याद रखना इथनोलॉजी। जो इथनो बना है ना वो इथनिक से बना है, और जब भी इथनिक ग्रुप्स की बात करते हो ना तो उसके नस्ल की बात करते हो, रेस में आ जाते हैं। तो इथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, नहीं रेसेस। ठीक है। एक और है आर्कियोलॉजी, बना है आर्केक से, और ये डिक्शनरी में देखोगे ना आर्केक का मीनिंग, इसका मतलब होता है बहुत पुराना, चलन में नहीं।
है ना, आर्कियोलॉजी बहुत पुराना, चलन में नहीं, वो आर्केक से बना है आर्कियोलॉजी। आर्केक का मतलब होता है बहुत पुराना, जो ऑब्सोलीट हो चुका है, वैसी चीज़ें जो अब चलन में नहीं है। तो फिर आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, पता है ना, पुरातत्व विज्ञान। अभी जो राम मंदिर का इश्यू है उसमें किसकी हेल्प ली गई है, आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प ली गई है। वही खोद के निकाल रहे हैं कि भाई उसके नीचे है क्या, पुराने में था क्या वहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, तो तीनों मानव से ही रिलेटेड हैं। ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, ऑफ कोर्स। आप डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे बाद में, पहले अभी ये देख लो। नेक्स्ट आओ, एंथ्रोपोफेजी। देखो, एंथ्रो मानव हो गया और फेजी खाना हो गया, यानी जो इंसान खाए वो एंथ्रोपोफेगस कहलाएगा। दिस इज ईटिंग ऑफ क्या, ईटिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर इंसान इंसान को खाए तो कैनिबल कहलाता है, लेकिन अगर टाइगर इंसान को खाए तो वो मैन ईटर कहलाता है, नहीं तो एंथ्रोपोफेगस होगा ना। कैनिबल तो होता है जो अपनी नस्ल को खाता है, इसलिए उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है नरभक्षी, वो गलत हो जाता है, वही आपको मीनिंग गलत करता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ रूट एम्बी में। एम्बी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, एम्बी से बना हुआ सबसे पहला वर्ड वहीं पर है एम्बी डेक्स्ट्रस। देखना, डेक्स्ट्रस हो जाता है। अगर TEROUS कहते हो तब ध्यान रखना, जब आप स्किल्ड की बात करते हो ना तो TEROUS होता है, लेकिन यही अगर एम्बी के साथ जुड़ जाता है तो डेक्स्ट्रस हो जाता है। एम्बी डेक्स्ट्रस इज, मैंने पहले भी बताया था, वन हु कैन राइट विथ बोथ द हैंड्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था डेक्स्टर राइट हैंड होता है और एम्बी मतलब बोथ, आपका दोनों हाथ राइट हैंड के बराबर है। ठीक है, सेवेंथ नंबर अभी छोड़ के चलो, पहले 8 में आओ सीधा। एम्बिगुअस। देखो, एम्बी का मतलब बोथ है, यानी इसका जो अर्थ निकल रहा है दो निकल रहा है। अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दोगे जिसका बहुत क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो आपने एम्बिगुअस स्टेटमेंट दिया है, यानी कि ऑफ टू मीनिंग्स, मतलब कम से कम उसके 2 मीनिंग्स निकल रहे हैं। ऑफ टू मीनिंग्स, एम्बिगुअस। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। इसका मतलब प्रिसाइज का एंटोनिम, प्रिसाइज होता है एकदम सटीक, उसका एंटोनिम। ठीक है, और एम्बिगुअस का ही देखो 15 नंबर आओ सीधा, उसी का सिनोनिम है इक्विवोकल। कैसे बना है देखो,
ये जो इक्वी वर्ड है ना, इक्वी बना है इक्वल से, और आपको पता है ना आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनसे आपकी आवाज़ निकलती है ना। तो वोकल इज़ लाइक जो बोलने से रिलेटेड है, ये रूट ऑफ बोलना है। तो जो आप बोल रहे हो उसका इक्वल मीनिंग निकल रहा है, यानी कि दोनों तरफ से मीनिंग आपका दो मीनिंग निकल जा रहा है। तो एम्बिगुअस का सिनोनिम है इक्विवोकल, लेकिन उसका एंटोनिम 16 में दिया हुआ है। उसका मतलब यूनी और वोकल मिलके है, और हमें पता है यूनी का मतलब क्या होता है, एक। यूनी इज जस्ट रूट ऑफ वन, यानी जिस बात का एक ही मीनिंग निकल रहा है वो यूनिवोकल है, यानी 16 इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आओ 9th नंबर, एम्बिवेलेंट। देखो एम्बी का मतलब होता है बोथ, और वेलेंट होता है फीलिंग से रिलेटेड। सो जब आपके दो तरह के मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे होते हैं ना, आप बहुत खुश भी फील कर रहे होते हो स्कूल छोड़ने के समय, और दोस्तों को लेकर दुखी भी हो रहे होते हो, तो आप एम्बिवेलेंट फील कर रहे होते हो। यानी कि एम्बिवेलेंट इज हैविंग मिक्स्ड बट अपोजिट टाइप ऑफ फीलिंग। ध्यान रखना, दो तरह के अपोजिट फीलिंग्स आएंगे, खुशी भी हो रहे हैं, दुख भी हो रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, इनसे संबंधित वर्ड नहीं है एम्बियंट। एम्बियंस की बात होती है एम्बियंट में। एम्बियंट इज रिलेटेड टू एम्बियंस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बियंस? इसका मतलब होता है इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो नेक्स्ट आ जाओ 10th में, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी का मतलब इक्वल हुआ, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस से बना हुआ है। आसान वर्ड है। इक्वी डिस्टेंस मीन्स, डिस्टेंट मीन्स एट इक्वल डिस्टेंस। सो 10th इज एट इक्वल डिस्टेंस। ये वर्ड है इक्वी डिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आओ इक्वानिमिटी। देखो जब आप इक्वल टाइप ऑफ माइंड से काम करते हो, ना बहुत जोश में आ रहे हो ना बहुत डिप्रेस्ड हो, यानी कामनेस ऑफ माइंड होता है ना, तो इक्वानिमिटी होता है। इसको कहते हैं इवननेस ऑफ माइंड, मतलब कंपोजर, कामनेस, है ना। नेक्स्ट आओ 12th में इक्विलिब्रियम। जब इक्वल लेवल पे दो चीज़ बैलेंस हो जाता है ना, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी। ठीक है।
इक्वल लेवल पे बैलेंस्ड होता है तो स्टेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, सेम सिनोनिम होगा इक्विपॉइस का भी। इक्विपॉइस भी तो सेम होगा, यानी इक्वल पोजीशन पे है तो इक्विपॉइस है, स्टेबिलिटी है ना। अब आओ इक्वेट, देखो इक्वल बनाना को इक्वेट कहते हैं। सो व्हाट इज 14 का 12 का जो वर्ड है वो मैं लिख देती हूँ आपको, अगर शीट नहीं है तो। 12 का जो वर्ड था वो था इक्वानिमिटी, नहीं सॉरी, ये 12 का जो वर्ड था इक्विलिब्रियम था। और 14th जो वर्ड था वो था इक्विपॉइस। इक्विलिब्रियम का मतलब भी स्टेबिलिटी, इक्विपॉइस भी स्टेबिलिटी। 13th आओ इक्वेट। इक्वेट इज अ वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ? टू मेक इक्वल। इक्वेट इज अ वर्ब, इट मीन्स टू मेक इक्वल। देखो हम लोग इक्वी खत्म कर चुके, बस इतना ही रहने दो, डाउट्स करवा दूं मैं अब। इक्विवोकल, इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब जैसे कहो ना, आप जाते हो ना होटल वगैरह, कहते हो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यानी आप जहाँ बैठे हो तुरंत ही आसपास का जो सराउंडिंग है, इमीडिएट सराउंडिंग यानी होटल का उस जो रूम में आप बैठे हो उसका एम्बियंस की बात करोगे ना। तो इमीडिएट सराउंडिंग, मैं छोटे से रूम में हूँ तो छोटा सा सराउंडिंग, अगर इस हॉल में हूँ तो बड़ा सा सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग मतलब बस नज़दीक वाला सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। इक्विवोकल वो तो सही है, नहीं यूनिवोकल करो ना। देखो आप जो ग्राफी कह रहे हो ना सुमन, जो भी चीज़ राइटिंग में आपको मिल जाता है ना वो ग्राफी होता है। एंजियोग्राफी भी वही सेम चीज़ है जो आपको पेपर्स में मिल जाता है, आपके हार्ट का ही होता है ना एंजियोग्राफी भी। तो उसके बाद क्या है? पीपल विल डिमांड इंक्वायरी अगेंस्ट द किलिंग। उत्पल, पीपल विल डिमांड इंक्वायरी, तो क्या होगा? इंक्वायरी विल बी डिमांडेड अगेंस्ट द किलिंग। इंक्वायरी विल बी डिमांडेड अगेंस्ट द किलिंग, है ना। पिछले शीट में मेलिस और फिजिट मिस कर गए। मेलिस का मतलब मैंने बताया था इल फीलिंग, और फिजिट भूल गया था मैंने। देखो फिजिट क्या होता है? फिजिट का मतलब होता है जब आप ऐसे ऐसे चल रहे होते हो और एक पैर से दूसरे पैर पे बार बार चेंज कर रहे हो, है ना। तो फिजिट का मीनिंग लिख लो, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है अपने आप पर, तो मैं क्या करूँगी? जब मैं खड़ी होंगी तो कभी इधर मूव करूँगी, कभी ऐसे, पैर बैठते हो तो पैर हिलाते रहते हो, ये सब दिखाता है आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिजिट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। स्मॉल मूवमेंट जो बॉडी का होता है ना आपका, वो वर्ब के रूप में फिजिट होता है। 11 इक्वानिमिटी का मतलब होता है बेटा इवननेस ऑफ माइंड, दिमाग की स्थिरता, ठीक है। अब बहुत खुश, बहुत दुखी, डिप्रेशन, ये सब नहीं होता, अब एक कामनेस मेंटेन करते हो। चलो बेटा हो गया। और देखो और कुछ है क्या डाउट्स इसमें, और भी है क्या? हाँ हो गया, तो ये खुल गया, देख लो कुछ हो गया, मिला। अरे
तो भाई इसमें तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चुपचाप से ले लो। ये आंसर बहुत अच्छे से ग्रीन में लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर ग्रीन में लिखा हुआ है ना, तो इसका है ना PDF ही बना लो, ठीक है। PDF बनाना आसान होता है।